नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की साइंस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य। देखिए, मानव स्वास्थ्य 2 कारणों से मुख्यतः खराब होता है, या तो दूषित जल से या दूषित भोजन करने से। जो हम जल पीते हैं उस जल में क्या क्या गुण होने चाहिए। क्वेश्चन आता है, पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, पीने योग्य जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होना चाहिए। यानी जो हम पानी पीते हैं कैसा होना चाहिए? रंगहीन, उसमें का कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। गंधहीन, उसमें से कैसी भी खुशबू नहीं आनी चाहिए। स्वादहीन, और पानी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई कहते हैं पानी मीठा है, कई कहते हैं खारा है। वो पानी शुद्ध पानी नहीं होता है, शुद्ध जल नहीं होता है। शुद्ध जल स्वादहीन होना चाहिए। तो जल का पहला गुण है रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होना चाहिए। दूसरा है जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए। पीएच, देखिए पीएच क्या होती है? पीएच एक पैमाना होता है। पीएच एक स्केल होती है जिसके द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता का पता लगाया जाता है। ये पीएच स्केल, इस पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। 0 से 7 तक पदार्थ होता है अम्लीय, 7 पे होता है उदासीन, और 7 से 14 तक होता है ये क्षारीय। इस प्रकार जो पीएच है वो संतुलित होनी चाहिए। यानी पीएच कितनी होनी चाहिए? जल की पीएच 7 होनी चाहिए। तीसरा है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। जो जल है इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा है वो घुली हुई होनी चाहिए। चौथा है जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म जीव जल में नहीं होने चाहिए। पांचवा है आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। जो पीने योग्य जल है उसमें आंखों से दिखने वाले जो कण हैं और जो वनस्पति कण है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, वो भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे से सारे थे पीने योग्य जल के गुण। उसके बाद में दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी जो दूषित जल होता है इसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। देखिए, दूषित जल पीने से हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। दूषित जल में विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कृमि की आदि की वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूषित जल में ये विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कृमि आदि क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूषित जल से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। दूषित जल से क्या हो सकता है? वायरल संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कुल मिलाकर हमें दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं। अब जो दूषित जल हम पीते हैं इसके रोकथाम एवं उपाय, यानी इसके कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या रोकथाम के उपाय हैं। देखिए, इसका पहला रोकथाम एवं जो उपाय है, इसमें पहला बिंदु है जो बाला एवं नारू रोग है। यह राजस्थान में क्या थी? एक गंभीर समस्या थी। इसका रोगजनक क्या है? एक कृमि है। ये क्वेश्चन आ चुका है। नारू रोग का रोगजनक है, रोगजनक तो है कृमि, और रोगजनक का नाम क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इस रोगजनक का नाम क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। बाला या जो नारू रोग है राजस्थान में क्या है? एक गंभीर समस्या है। और जो बाला या जो नारू रोग का जो रोगजनक है वो क्या है? एक कृमि है। इस कृमि का नाम क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। अब जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है, इसकी जो मादा होती है ये परपोषी, यानी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में अंडे देती है, और जल में अंडे देगी, और उस दूषित जल को जो भी व्यक्ति पिएगा वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। इसलिए दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है नारू उन्मूलन कार्यक्रम। सरकार द्वारा सन 2000 में नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत जो भी दूषित जल के जो जितने भी तालाब, नदियां थे या जिनमें नारू रोग
के जीवाणु पनपते थे, कृमि पनपते थे, उनको शुद्ध करने का प्रयास किया गया था। तो सन 2000 के बाद में राजस्थान में एक भी बाला या नारू रोग का जो रोगी है वो नहीं पाया गया है। तीसरा है नदी तालाब आदि में नहाने व कपड़ा धोना प्रतिबंधित होना चाहिए। यानी जो नदी है, तालाब है, झरने हैं, झील है, उनमें न तो नहाना चाहिए, न कपड़े धोने चाहिए, न ही उसमें पशुओं को पानी पिलाना चाहिए। इस प्रकार दूषित जो जल है उससे हम क्या कर सकते हैं, न पीकर बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ये तो था हमारा दूषित जल, पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए ये देख ली हमने। दूषित जल के दुष्प्रभाव हमने देख लिए, रोकथाम एवं उपाय हमने देख लिए। अगला हमारा टॉपिक आता है रक्तचाप या रक्तदाब। रक्तचाप या रक्तदाब। रक्तचाप या रक्तदाब, देखिए हमारे शरीर में क्या क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में हमारे बाईं ओर क्या होता है, हृदय स्थित होता है। हमारी वक्ष बाईं ओर हृदय होता है। हृदय से जुड़ी होती हैं धमनी व शिराएं। इससे क्या जुड़ी होती हैं, धमनी भी व शिरा। धमनी व शिरा क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं। जो धमनियां तो क्या करती हैं, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, और शिराएं क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं। तो धमनी व शिराएं हैं। अब देखो हृदय का क्या काम है, जो ये मानव का हृदय है इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। रक्त को क्या करेगा, पंपिंग करेगा। और जो ही रक्त को पंपिंग करेगा, रक्त धमनियों द्वारा क्या करेगा, तेजी के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा। तो शरीर में रक्त द्वारा, ये हमारा मानव शरीर है और हृदय से क्या निकल रहा है, यहां से रक्त निकल रहा है। तो मानव शरीर में रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। मानव शरीर में रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे कहते हैं हम रक्तचाप या रक्तदाब। ये मानव शरीर था, ये धमनियां थी। अब जो हृदय जब क्या करेगा, पंप करेगा रक्त को भेजने के लिए, तो धमनियों की भित्ति पर क्या लगेगा, एक दाब लगेगा। इस दाब को ही कहते हैं रक्तचाप या रक्तदाब। एक स्वस्थ शरीर में जो रक्तदाब होता है 120 से 80 mm होता है। 120 से 80 mm होता है। यानी स्वस्थ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं धमनियों का जो उच्चतम दाब है, धमनियों में अधिकतम दाब कितना होता है, 120 mm होता है।
120 mm होता है। इसे किसके रूप में व्यक्त करते हैं? इसे सिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। धमनियों में अधिकतम दाब कितना होता है? 120 mm होता है, जिसे क्या करते हैं? सिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार धमनियों में जो न्यूनतम दाब होता है, न्यूनतम जो दाब होता है वो कितना होता है? न्यूनतम दाब होता है 80 mm। न्यूनतम दाब होता है 80 mm। इसे हम किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी मानव शरीर में रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे कहते हैं हम रक्तचाप या रक्तदाब। अब स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mm होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में धमनियों में अधिकतम दाब कितना होता है? 120 mm होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम सिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तथा जो न्यूनतम दाब होता है वो होता है 80 mm, जिसे डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब जो सिस्टोलिक रक्तचाप है ये कब होता है? जब धमनियां क्या होती हैं? संकुचित अवस्था में होती हैं। संकुचित अवस्था में होती हैं तब सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, और जब शिथिल अवस्था में होती हैं, जब ये शिथिल अवस्था में होती हैं तब कैसा दाब होता है? ये डायस्टोलिक रक्तचाप या रक्तदाब होता है। अब रक्तचाप या जो रक्तदाब है, रक्तचाप या जो रक्तदाब है, इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है। रक्तचाप या रक्तदाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है। उस यंत्र का क्या नाम है? उस यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी। उस यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी, या इसका दूसरा नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। यानी रक्तचाप या रक्तदाब को मापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है। उस यंत्र का क्या नाम है? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर उस यंत्र को कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्तचाप को मापने का कार्य एक वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम था स्टीफन हेल्स, जिसने 1733 ईस्वी में रक्तचाप को मापा था। 1733 ईस्वी में रक्तचाप को मापा था, और किस में मापा था? घोड़े में। सर्वप्रथम रक्तचाप को किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। कब? 1733 में। कौन से जीव में? घोड़े में मापा था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे कापलन ने इसको क्या किया था? परिभाषित किया था। कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। रक्तचाप या रक्तदाब को मापने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है, जिसे रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स, उन्होंने 1733 में रक्तचाप को मापा था। किसमें? एक घोड़े में। उसके बाद में रक्तचाप या रक्तदाब है, इसको परिभाषित करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम आता है कापलन। जो कापलन थे उन्होंने ही इसको क्या किया था? परिभाषित किया था। अब जो रक्तचाप है या रक्तदाब है, ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। रक्तचाप या रक्तदाब मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है
निम्न रक्तचाप, और एक होता है उच्च रक्तचाप। एक होता है निम्न रक्तचाप, एक होता है उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तचाप या रक्तदाब। निम्न रक्तचाप या रक्तदाब किसे कहते हैं? वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में रक्त का प्रवाह सामान्य से कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इस स्थिति को निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब कहते हैं। यानी वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में रक्त का प्रवाह सामान्य से कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब कहलाता है। अब देखो, यानी जो धमनियां हैं उनमें रक्त का प्रवाह सामान्य से अगर कम हो तो इस प्रकार का रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है निम्न रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप है, इसका क्या क्या प्रभाव होते हैं? निम्न रक्तचाप के प्रभाव क्या क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, अगर धमनियों में नसों में रक्त का प्रभाव धीमे होगा तो जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे हैं, हम देख रहे हैं निम्न रक्तचाप के प्रभाव। यानी अगर किसी व्यक्ति में निम्न रक्तचाप हो जाता है, इसका क्या प्रभाव होता है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, ये शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, इन तक ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ मस्तिष्क, हृदय व गुर्दों तक ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की बहुत कम मात्रा पहुंच पाती है, जिससे धीरे धीरे काम करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था निम्न रक्तचाप या रक्तदाब। नेक्स्ट है अपना उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब, देखिए क्या होता है। वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसी स्थिति उच्च रक्तचाप कहलाती है। यानी कि वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसी स्थिति उच्च रक्तचाप कहलाती है। अब धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से अधिक होगा तो इसके कारण, उच्च रक्तचाप के कारण देखिए क्या क्या कारण हैं। उच्च रक्तचाप के कारण किस किस कारण से होता है? इसका पहला कारण है, देखिए, जैसे भय, क्रोध, चिंता। कोई व्यक्ति अत्यधिक भयभीत होता हो, क्रोध करता हो या चिंता से ग्रस्त होता हो, चिंतित रहता हो, उनमें उच्च रक्तचाप होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, श्रमहीन जीवन।
यानी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम नहीं करता हो, आराम से ठाला बैठा रहता हो सारे दिन, उसमें भी उच्च रक्तचाप की संभावना अधिक रहती है। तीसरा है मैदे से बने पदार्थ। मैदे से बने पदार्थों का सेवन करने से या अधिक भोजन करने से, अधिक भोजन करने से, मैदे से बने पदार्थ या अधिक भोजन करने से भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। चौथा है जैसे है बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है आदि का सेवन करने से भी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप हो जाता है। एक इसमें आता है जो डिब्बाबंद पदार्थ हैं, डिब्बाबंद पदार्थ हैं, उनका सेवन करने से भी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप हो जाता है। यानी जो डिब्बाबंद जो पदार्थ होते हैं उनको खाने से भी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो देखो उच्च रक्तचाप क्या होता है, वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य से अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, इस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या आदि करने से उच्च रक्तचाप हो सकता है। श्रमहीन जीवन यानी ठाले बैठे रहने से उच्च रक्तचाप हो सकता है। इसमें एक और कर सकते हैं व्यायाम नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, व्यायाम नहीं करने से भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। मैदे से बने पदार्थों का सेवन करने से, अधिक भोजन करने से, तली हुई जो चीजें हैं वो अधिक खाने से, बीड़ी, सिगरेट, शराब इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, डिब्बाबंद पदार्थों का सेवन करने से भी क्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। अब देखते हैं हम उच्च रक्तचाप से कैसे बचा जा सकता है, यानी इससे बचाव के उपाय। जो उच्च रक्तचाप है इससे हम कैसे बचे रह सकते हैं, इसके उपाय देखते हैं हम। बचाव के उपाय, उच्च रक्तचाप है इससे बचाव के हम क्या क्या उपाय अपनाकर उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। पहला, जो डिब्बा बंद पदार्थ हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। डिब्बा बंद पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो डिब्बाबंद पदार्थ आते हैं जो भी, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एक, हमारे भोजन में पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, हमारे भोजन में पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक है नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। एक है जितने भी नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। जितने भी नशीले पदार्थ हैं जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, शराब है, इन सभी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नियमित जीवन शैली अपनाकर हम उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। आगे का जो हमारा जो चैप्टर है ये आगे की क्लास में हम इसको लगभग कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो बचा है वो अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।